घर के बाथरूम में एक लड़के की चाची नहा रही थी। उनका भतीजा उनको छुप छुप कर देख रहा था। बाथरूम का दरवाज़ा पुराना होने की वजह से उसकी लकड़ी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वह लड़का उस लकड़ी में एक छेद बना देता है और उस छेद में से अपनी चाची को हर रोज़ देखता था। ये सब 3 महीने चल रहा था और चाची को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि उनका ही भतीजा उनको चोरी छुपे देखता है। चाची का नाम चाहत था और लड़के का नाम रोहित था। चाहत दिखने में बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। चाहत का फिक्र बहुत ही अच्छा था, जो कि किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफ़ी था। जबकि उनका भतीजा तो चाची को नहाते हुए देखा था तो वह चाची के लिए और भी ज़्यादा बेचैन हो चुका था। रोहित मन ही मन प्लान बनाने लगा कि वह किसी तरह अपनी चाची के साथ रिश्ता बनाने को मिल जाए, लेकिन वह उसकी सगी चाची थी तो वह इस तरह से उससे डायरेक्ट कुछ बात नहीं कर सकता था। उसके इस बात का डर था कि अगर मैं अपनी चाची से कुछ कहा तो हो सकता है वह मुझसे नाराज़ हो जाए या फिर मेरे मम्मी पापा को बता दे, जिसकी वजह से मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी और मम्मी पापा मुझे डांटेंगे वह अलग, और फिर ना जाने मेरे मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचने लगे। रोहित प्लान बनाने लगा और उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे कि एक भतीजा अपनी चाची के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। कोई इस तरह का प्लान बनाकर चाची को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ रिश्ता कैसे कर सकता है। आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस जहां में किस तरह के लोग रहते हैं जो अपनी चाची को नहीं छोड़ते हैं। आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस जहां में किस तरह के लोग रहते हैं। रोहित अपनी चाची चाहत को हर रोज छुपकर देखता था। इस बात की जानकारी चाहत को नहीं थी। अब रोहित इस प्लान पर काम कर रहा था। वह प्लान ये था कि रोहित ने अपने फ़ोन से एक फर्जी आईडी लड़की के नाम से बनाई और उस पर लड़की का फ़ोटो लगाया और आईडी बनाने के बाद अपनी चाची को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। चाहत ने जब अपने फ़ोन में फ्रेंड रिक्वेस्ट देखी तो उसने सोचा लड़की की रिक्वेस्ट आई है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो रोहित का काम अब और आसान होने वाला था। इधर इस बीच जब रोहित ने रिक्वेस्ट भेजी थी और वह अपनी चाची से नज़दीकियां बढ़ाने में भी लगा हुआ था, उनके पास जाकर बैठता था, हंसी मजाक करता और अगर वह कहीं बैठी होती तो जानबूझकर उनसे चिपक कर बैठने की पूरी कोशिश करता। उसके व्यवहार में काफी चेंजिंग आ चुकी थी। इस बात को चाहत भी देख रही थी क्योंकि रोहित उससे हंसी मजाक करने लगा था। चाहत को भी ऐसा लगने लगा था कि शायद उसका भतीजा उससे कुछ और चाहता है। एक दिन रोहित मुझसे कहने लगा, चाची तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था क्या? चाची कहने लगी, नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मुझे इस तरह के किसी भी काम में कोई खुशी नहीं है। रोहित के मन में तो लड्डू फूटने लगे थे। वह सोचने लगा कि अगर चाची का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो चाची की अंदरूनी इच्छाएं तो होती होंगी, क्योंकि चाची शादी के 15 दिन बाद ही चाचा बाहर चले गए। लेकिन फिर भी मैं अनजान बनने की नौटंकी करने लगा और कहने लगा, चाची अगर कोई हो तो बता दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। तुम मुझे अपना एक बेस्ट फ्रेंड मान सकती हो, फ्रेंड के नाते तो मुझे बता सकती हो। इस वक्त तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, तुम मुझे अपना फ्रेंड समझो, अपना दोस्त समझो। चाची कहने लगी, नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं इस तरह की हरकत ना कभी करती थी और ना ही कभी करूंगी। रोहित अपनी प्लानिंग पर लगा हुआ था और अब उसने चाची को लड़की वाली आईडी से मैसेज करना शुरू कर दिया। अब इधर से लड़की का मैसेज आया था तो चाहत ने भी मैसेज का हाय हेलो का रिप्लाई कर दिया। लेकिन चाहत को क्या पता था कि मेरा भतीजा ही मुझसे लड़की बनकर बात कर रहा है और आगे चलकर उसके साथ में क्या होने वाला है। रोहित अपनी चाची से
लड़की बनकर बात करते करते कहता कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है और क्या तुमने कभी किसी के साथ रिश्ता बनाया है। चाहत बोलती है मेरी शादी हो गई है और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मेरे पति अभी बाहर गए हैं। तभी उधर से मैसेज आता है कि तुम्हें एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, उसके साथ में रिश्ता बनाकर देख लेना चाहिए, इससे तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। और उसके दिमाग में ये सब डालने के लिए रोहित ने ये कहा कि मैं तो अपने देवर के साथ ही इंजॉय करती हूँ। जब भी मेरा मन होता है मैं अपने देवर को अपने पास बुला लेती हूँ और हम दोनों भाभी देवर मिलकर एक दूसरे के साथ खेलते हैं। ये बात जब चाहत ने सुनी तो पूछा क्या तुम अपने देवर के साथ ये सब करती हो। तो उधर से जवाब आया हाँ, जब मेरे पति नहीं रहते तो मैं अपने देवर के साथ ही इंजॉय करती हूँ। मुझे बाहर किसी पर भी भरोसा नहीं, क्या पता कौन कब धोखेबाज निकल जाए, इसलिए मैंने अपने देवर को ही अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है और मैं उसके साथ इंजॉय करती हूँ। हम दोनों का जब भी मन होता है हम लोग एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं और अपनी ज़िंदगी इसी तरह से इंजॉय कर रहे हैं। अब चाहत के मन में भी इस तरह के ख्याल आने लगे थे। वह भी ये सोचने लगी थी कि अगर वह लड़की अपने देवर के साथ ये सब कर सकती है तो क्यों ना मैं भी अपने भतीजे के साथ इस तरह का रिश्ता बनाकर देखूं। लेकिन भतीजे से कहने की हिम्मत तो नहीं थी, इसलिए चाची भतीजे के साथ कुछ अलग तरह से व्यवहार करने लगी थी और चाची का बदला हुआ व्यवहार देखकर रोहित के मन में लड्डू फूट रहे थे। वह समझ चुका था कि मेरी कही बातों का चाची पर असर पड़ चुका है। चाची अब रोहित के पास आकर अच्छी अच्छी बातें करती थी, हंसी मजाक करने लगी थी, यहाँ तक कि दोनों काफी चिपक कर एक दूसरे से बात करने लगे थे। चाहत के मन में भी काफी कुछ चल रहा था, उधर रोहित के मन में भी सब कुछ पहले से ही प्लान था। एक दिन अचानक से बारिश होने लगी। चाची ने छत पर कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए थे। चाची भागती हुई छत पर गई और जब वह छत पर पहुंची तो उन्होंने सारे कपड़े उतार लिए, लेकिन एक कपड़ा रस्सी पर अटक गया था। रस्सी ऊंची होने की वजह से चाची ने बहुत कोशिश की लेकिन कपड़ा नहीं निकल रहा था। तो फिर चाची ने रोहित को आवाज दी। रोहित छत पर पहुंचा तो चाची कहने लगी कपड़ा तार में अटक गया है, तुम इसको निकाल दो। रोहित कहने लगा मैं तुम्हें गोद में उठा लेता हूँ और तुम इसको निकाल लेना। रोहित ने मौका देखा और झट से चाची को उठा लिया और चाची ने उस कपड़े को तार से उतार लिया। अब यह दोनों चाची और भतीजा एक दूसरे के बहुत करीब थे। तभी रोहित चाची को इधर उधर टच करने लगा और चाची के साथ मस्ती करने लगा। चाची भी उसको मना नहीं किया, चाची भी उसका समर्थन कर दिया और दोनों के बीच वही छत पर बारिश में सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अब इन दोनों चाची और भतीजे के बीच जब ये खेल शुरू हुआ, ये खेल अब कहाँ रुकने वाला था। अब ये दोनों जब भी मौका मिलता तब एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। रोहित के पापा काम पर चले जाते थे और माँ दूसरे कमरे में रहती थी और इधर दूसरे कमरे में ये दोनों भतीजा और चाची अपना काम करते थे। ये सब चलते चलते 3 महीना गुजर गए। जब 3 महीने बाद चाची को पता चला कि वह पेट से हो चुकी है और उनके पेट में उनके भतीजे का बच्चा पल रहा है, ये सुनकर रोहित के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह डर जाता है, उसको ऐसा लगने लगता है कि ये बात अगर मेरी मम्मी पापा को पता चल गई तो बहुत मार पड़ेगी और समाज में ये बात खुल गई तो बहुत बदनामी होगी। हर कोई यही कहेगा कि तुमने अपनी चाची के साथ ही ये सब करने को रह गया था। तभी रोहित ने चाची से मिलकर प्लान बनाया कि इस बच्चे को साफ करवा देते हैं। अगले दिन ये दोनों पति पत्नी बनकर एक हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने बच्चा साफ करने से इनकार कर दिया। ये दोनों लोग काफ़ी टेंशन में आ गए। इन दोनों को अपनी ज़िंदगी मौत से भी ज़्यादा बुरी लग रही थी। इधर रोहित अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि अगर ये बात लीक हो गई तो समाज में इज्जत खराब हो जाएगी और किसी भी तरह से मुझे अपनी इज्जत बचानी ही है। इन लोगों ने बारी बारी से काफ़ी जगह ट्राई किया, जहां तक इनके संपर्क थे वहां तक इन्होंने कोशिश की, लेकिन साफ करने के लिए कोई भी डॉक्टर तैयार नहीं हुआ।
जहाँ भी ये लोग गए थे, हर हॉस्पिटल वाला कहता था कि आप किसी और को बुला कर लाओ, अपने घर से किसी सीनियर को या किसी बड़े को बुला कर लाओ। दिन गुजरते जा रहे थे, रोहित की टेंशन बढ़ती जा रही थी। रोहित अंदर ही अंदर बहुत परेशान होने लगा था। तभी रोहित ने एक प्लान बनाया और चाची से कहा कि कल तुम मेरे साथ चलना एक नई जगह, वहां पर मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, वहां बच्चा साफ हो जाएगा और आसानी से हम इस परेशानी से दूर हो जाएंगे। चाची अगले दिन घर से मार्केट का कहकर निकली। कुछ देर बाद रोहित भी काम पे जा रहा हूँ कहकर निकल गया। कुछ दूर जाकर दोनों मिले। रोहित ने चाची को बाइक पर बिठा लिया और उसको जंगल की तरफ ले जाने लगा। जब वह जंगल की तरफ जा रहा था तो चाची उससे पूछने लगी, ये रास्ता तो जंगल की तरफ जा रहा है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तभी रोहित कहने लगा, चिंता मत करो, आगे एक हॉस्पिटल है, वहीं पर ही बच्चा साफ करवा दूंगा और वहीं पर हमारी इस परेशानी की जड़ भी ख़त्म हो जाएगी। चाची भी आराम से बाइक पर बैठी हुई थी। जंगल के बीच में वह लोग पहुंच जाते हैं और एक खंडर जैसा मकान दिखता है। रोहित वहीं पर गाड़ी रोकता है और चाची से कहता है, यहीं पर उतरो, डॉक्टर साहब अभी आने वाले हैं, इसके आगे वहीं हमको लेकर जाएंगे। चाची और रोहित वहीं पर बैठते हैं। तभी रोहित चाची से कहने लगा, अब तो बच्चा साफ ही होने वाला है, क्यों ना एक बार इंजॉय और कर लिया जाए। चाची मना कर देती है कि अभी इतनी बड़ी समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं और तुम्हें इंजॉय करने की पड़ी है, ये सब अभी ठीक नहीं है। लेकिन रोहित जिद करने लगा तो चाची मान गई और इन दोनों ने वही खंडर में एक दूसरे के साथ इंजॉय किया। उसके बाद रोहित ने चाची को वहीं पर ख़त्म कर दिया और रोहित ने चाची की बॉडी को वहीं पर दफना दिया और वहां से सीधा अपने घर चला गया। घर जाकर ऐसा रहने लगा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जब चाहत मार्केट से घर नहीं आई तो रोहित के मम्मी पापा ने रोहित से पूछा कि क्या तुमने चाची को मार्केट में कहीं देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। रोहित के चाचा भी घर आ जाते हैं। अगले दिन रोहित के चाचा और पापा पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस में कंप्लेन लिखवा दी। पुलिस ने अपनी तरह से जांच करनी शुरू कर दी, लेकिन चाहत का कहीं कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। पुलिस तो पुलिस होती है, उसका शक किसी पर भी होता है। पुलिस ने रोहित का जहां काम करता है वहां जाकर पूछा तो पता चला कि उस दिन रोहित काम पर नहीं आया था। तब रोहित से पूछा गया कि तुम उस दिन कहाँ गए थे? तो रोहित कहने लगा, मैं जहां काम करता हूं वहां तक गया था, लेकिन फिर मैं घर वापस आ गया था, मैं कंपनी के अंदर नहीं गया था। पुलिस ने उससे काफी सख्ती से पूछा लेकिन वह कभी टूटा नहीं। तो पुलिस को भी ये लगा कि हो सकता है कि इसमें ये शामिल ना हो। धीरे धीरे इस बात को काफी वक्त गुजर गया लेकिन केस अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा था। फिर एक दिन चाहत का पति थाने पहुंच गया और उन्होंने अपनी बीवी के केस के बारे में जानकारी लेनी चाही तो पुलिस ने इस केस को नए तरीके से देखना शुरू कर दिया और चाहत के पुराने से पुराने सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए और सोशल मीडिया अकाउंट पर एक आईडी मिली जिससे रोहित अपनी चाची से लड़की बनकर बात करता था। उसके आईपी एड्रेस से रोहित का पता लगा लिया। ये आईडी रोहित चला रहा था और रोहित अपनी चाची से इस तरह की बातें सोशल मीडिया के जरिए कर रहा था। पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछताछ की तो रोहित ने पूरी बात पुलिस के सामने बताई और ये सब सुनकर उसके मम्मी पापा और चाचा के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये कहानी समाज में एक शिक्षा संदेश के रूप में समाज को जागरूक करने के लिए सुनाई गई है, जिससे कि लोगों में जागरूकता फैल सके, लोगों को ये जानकारी मिल सके कि समाज में किस किस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, लोग सतर्क रहें, सावधान रह सके। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।